रफ़िया भी, क्या हमारे घर कोई मेहमान आया है? नकीब किचन में स्लैब पर झुकी रफ़िया भी से मुखातिब हुआ, जो इस घर की पुरानी मुलाजमा थी। नहीं तो नकीब बेटा, आपको ऐसा क्यों लगा? वो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है तो मैंने समझा शायद कोई मेहमान आए हों। वैसे आवाज़ मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूँ। देखें, मुझे अभी भी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। शायद मेरे कान बज रहे हैं। नकीब खुद ही जवाब देता कंधे अचकाकर फ्रिज खोलने लगा। हा हा हा, नकीब बेटा आपके कान नहीं बज रहे, ये तो अपनी शफा बेटी की आवाज़ है। वो आज मैं उनका बोतल धोना भूल गई थी तो अब भूख की वजह से रो रही हैं। दरअसल भूख की बहुत कच्ची हैं वो। रफ़िया भी जल्दी जल्दी फीडर धोकर स्लैब पर रखती हुई बोली। हैं? नकीब जो पानी के लिए बोतल मुंह की तरफ ले जा रहा था वो दरमियान में ही रुक गया और मुंह खुलाकर खुला रह गया। कौन शिफा? नकीब पानी पिए बगैर बोतल स्लैब पर रखकर पूरी तरह उनकी तरफ घूमा, जो अब जल्दी जल्दी ढक्कन लगा रही थी। अरे अपनी निशा बेटी की बच्ची शिफा, आपको नहीं पता? ओहो, आपको कैसे पता होगा? 3 दिन से या तो आप सोते रहे हैं या फिर बाहर रहे हैं। आपकी बार धचका काफ़ी ज़ोर का था, जिसकी वजह से नकीब गिरते गिरते बचा। अगर फ्रिज का सहारा ना होता तो गिरना तय था। क्या मतलब है आपका? नकीब फ्रिज के डोर को मजबूती से पकड़कर सवाल दोबारा कर गया, इस खदशे के तहत कि शायद सच में उसके कान बज रहे हों। अरे बेटा, क्या सच में ऊंचा सुनने लगे हो? मैंने कहा निशा बेटी की बेटी शिफा। अब मैं जा रही हूँ, बच्ची बहुत रो रही है। निशा बेटी खफा होगी। रफ़िया भी बड़बड़ाते हुए किचन से निकल गई। मेरी बच्ची दुनिया में आ गई और मुझे यानी बाप को ही नहीं पता। ये हैरत का पहाड़ नहीं, पूरा समंदर है। वैसे बच्ची की माँ को भी तो नहीं पता कि मैं यानी नकीब बहरोज़ बेग उसके बचपन का शौहर हूँ। फिर मेरी बच्ची कैसे आ गई? घूमकर सवाल वही था। अल्लाह, माना कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन ये तरक्की का कौन सा फार्मूला है? मैं मासूम मजलूम मस्कीन शौहर कसम उठा के कहता हूँ कि कभी ख्वाब में भी उस कद्दू को टच करना है तो दूर टच करने के बारे में सोचा भी नहीं। निकाह की खबर को भी 6 साल बाद मुश्किल से हजम कर पाया हूँ। हाँ, उन 2 सालों में थोड़ा थोड़ा इस दिल में, शायद वो भी कंफर्म नहीं, शायद उस कद्दू के लिए कुछ फीलिंग्स आपने डाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि रेडीमेड बच्ची। रफ़िया बी के जाने के बाद नकीब वहीं फ्रिज से टेक लगाए अल्लाह से राज़ व न्याज़ करने लगा। खैर, अब इसका जवाब उस बच्चे को बाप को बच्चे की माँ नहीं बल्कि उसके बाप की माँ देगी। नकीब पानी पीने का इरादा तर्क करता वहाँ से सीधा आफरीन बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। अब इसकी कशमकश वही दूर कर सकती थी। अरे अरे भाई, क्यों आंधी तूफान बने घूम रहे हैं? अभी एक्सीडेंट हो जाता। दानिश जो राहदारी में नकीब से टकराते टकराते बचा था, उसकी जल्दबाजी की वजह जाननी चाहिए। भाई, जिस इंसान ने अपनी बीवी को कभी देखा भी ना हो और उसे बेटे की आमद की नवीद सुनाई जाए ना, फिर वो आंधी तूफान ही नहीं बल्कि आतिशफशा भी बन सकता है। नकीब अपने बाजू दानिश के गिरफ्त से आज़ाद करते हुए बोला, जो कम से कम दानिश के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। भाई, किस इंसान की बात कर रहे हैं? दानिश ना समझी से आसपास नज़र दौड़ाने लगा, जिस पर नकीब ने फ़ौरन आगे होकर इसे गले लगाया। मुबारक हो मेरे शेर, तुम मामू बन गए और साथ में मैं भी मामू बन गया। बस फ़र्क इतना है कि हम दोनों अलग अलग टाइप के मामू बने हैं। नकीब ने जले दिल के फपोड़े फोड़े, जो एक बार फिर दानिश के सर के ऊपर से गुजर गए। तौबा करें भाई, अगर मैं मामू बना तो आप कैसे मामू बन सकते हैं? दानिश को जब बात समझ आई तो उसने बज़ाब्ता कान को हाथ लगाते हुए इसे भी तौबा करने की हिदायत की। तौबा को छोड़ो, पहले मेरी माँ से तो जान लूँ मैं कि 3 दिन बाद भी जिस बच्ची की माँ के दीदार का शर्फ मेरी गुनाहगार आंखों को नसीब नहीं हुआ, मैं उस बच्ची का पापा कैसे बन गया? नकीब उसे साइड करता खुद आगे बढ़ा, जबकि दानिश निशा के जिक्र पर एक बार फिर उसकी राह में हाइल हुआ। वैसे आप ही कहाँ हैं? आप मिले उनसे? मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। धारों में बता रहा था कि वो ऑफिस और शफा में बिजी होती हैं। ऑफिस और शफा में बिजी होती हैं, राइट। नकीब ने सीने पर बाजू बांधकर उसकी बात दोहराई। जी। दानिश ने समझी से इस बात में सर हिलाया। तो पहले अपने खबरी दारम साहब से ये मालूम कर लो कि ये शिफा कौन है। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ मालूम करना है। नकीब दानिश को वहीं उलझा छोड़कर खुद आफरीन बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। ये शिफा कौन है? दानिश अभी सोचता टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ा, जहाँ दारम के साथ रेड चिल्ली की मौजूदगी यकीनी थी, लेकिन उसे भी नकीब की तरफ से सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए न चाहते हुए भी दानिश को उधर जाना पड़ा। मामा, एक बात तो बताएं, क्या आप लोगों ने कोई कसम वगैरह उठाई है कि जब तक नकीब को 1-2 हार्ट अटैक नहीं आ जाते आप लोग इस नाजुक दिल पर धमाका करते रहेंगे? यकीन करें, इतने धमाके अगर आप लोग किसी पहाड़ पर करें ना तो मुल्क और कौम की खिदमत हो जाए और बारूद की वजह से मुल्क की फिजा आलूद होने से बच जाए।
नकीब आफरीन बेगम के कमरे में दाखिल होते ही बिगड़े मिजाज के साथ शुरू हो गया था। अरे अरे, सांस तो लो, फिर बताओ क्या हुआ है। आफरीन बेगम ने पानी से भरा गिलास बढ़ाकर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। क्या हुआ, यह आप मुझसे पूछ रही हैं? मुझसे? नकीब ने अपनी तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। नहीं, बल्कि आप लोग मुझे बता दें आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, कौन से शौक मिलने वाले हैं, ताकि उस हिसाब से मैं खुद को तैयार कर लूँ। नकीब गिलास टेबल पर रखते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ। अब बताओगे या बस पहेलियाँ डालनी हैं? आफरीन बेगम जिद हुई। क्या बताऊं यार, 8 साल पहले आप लोगों ने कहा कि मेरी 15 साल पुरानी मनकूहा है। मैं मुश्किल से सदमे से निकलकर 8 साल बाद जब वापस घर लौटा हूं तो मुझे अब मालूम हो रहा है कि मेरी 4 महीने पुरानी बेटी है। अब कल को आप लोग कहेंगे कि नकीब बेटा, तुम्हारी एकदत बहू के साथ एक दामाद साहब भी इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा है। नकीब ने अपने तौर पर पेशन गोई की। हाँ, वो तो वक्त के साथ आ ही जाएंगे, जल्दी क्या है। आफरीन बेगम ने कहकर लगाकर उसकी बात का मजा लेते हुए इसे कुछ और आग लगाई। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वक्त के साथ आते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सब बेवक्त आए हैं। आप ही बताएं, 5 साल कोई उम्र है बीवी रखने की। खैर, अब आप बता भी दें मुझे कि और कौन कौन सी खुशखबरी के नाम पर धमाके करने वाले हैं आप लोग। इस हिसाब से मैं दिल को संभाल लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल एक साथ इतनी खुशी बर्दाश्त न कर पाए और मारे खुशी के फैलने के बाद सिकुड़ना ही भूल जाए। नकीब को उनकी बेतुकी बातों पर आफरीन बेगम सिर्फ सर हिलाकर रह गईं। मामा, मैं संजीदा हूँ। नकीब धप से वापस सोफे पर बैठ गया, फिर आजदारी से सर झुकाकर गोया हुआ। ये निशा बाजी की बेटी शिफा बीबी का क्या चक्कर है? नकीब उन्हें हंसा देकर एक अब्रू उठाकर पूछ गया। कोई चक्कर नहीं है। आफरीन बेगम वापस कपड़े सेट करने लगी। मामा, मैं संजीदा हूँ और जानना चाहता हूँ। नकीब सच में संजीदा हुआ। तुम शक कर रहे हो? आफरीन बेगम ने उससे ज़्यादा संजीदगी से पूछा। मेरी तौबा मामा, मैं आप पर 1000 बार शक कर सकता हूँ, लेकिन आपके और अम्मा जान की तरबियत पे नहीं। नकीब झट बोला। वो तो बस सिर्फ शिफा वाला मैटर जानना चाहता था। आप चाहें तो ना बताएं, मैं चलता हूँ। नकीब उन्हें खामोश देकर अपनी जगह से खड़ा हुआ जब आफरीन बेगम ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे बैठने का इशारा किया। अब ऐसी बात तो थी नहीं जो नकीब को बताना मुनासिब ना हो। निशा की एक फ्रेंड है तहमीना, जिनकी मामा सोशल वर्कर हैं। जब निशा को शहनाज के बारे में पता चला तो वो यकसर बदल गई थी। हर वक्त गुमसुम, उदास, अफसरदा सी रहने लगी थी। ऐसे में एक दिन तहमीना उसे अपने यतीम खाने ले गई। वहाँ का माहौल निशा को इतना पसंद आया कि फिर वो वहाँ हर हफ्ते जाने लगी। इस तरह वो काफ़ी बहल गई थी, इसलिए हम सब भी खुश थे। वहाँ इतने सारे बच्चों के साथ खेलते खेलते उसे चंद दिन की अपनी नन्ही परी से काफ़ी उनसियत हो गई। और जब 3 महीने बाद उसे पता चला कि कोई उसकी नन्ही परी को हमेशा के लिए उसे दूर ले जाने वाला है तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने हमेशा के लिए शिफा को अपनी आगोश में लेने का फ़ैसला कर लिया। आफरीन बेगम ने उसे मुख्तसरन सब बता दिया, फिर नकीब को खामोश पाकर मज़ीद गोया हुई। अम्मा जान से लेकर अब्बू जान तक सब ने उसे बहुत समझाया कि वो एक बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो बाज़िद थी कि उसे शिफा को गोद लेना है। फिर अम्मा जान ने कहा कि हम शिफा को अपना लेते हैं। बेटा, माँ बाप की कमी इस दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता। बेशक निशा के पास हम सब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो शहनाज की कमी महसूस करती है। वो हसास तो पहले से ही थी, लेकिन जब से अम्मा जान ने शहनाज के माजी के अवराक उसके आगे खोले हैं वो बहुत बदल गई है। इसलिए हम सबको लगा कि वो शायद अपना बचपन शिफा में जीना चाहती हो, उसे माँ का लम्ब से रोशनास करा के अपने अंदर की कमी को पूरा करना चाहती हो। आफरीन बेगम नकीब को खामोश देकर सफाई पेश करने लगी। काम तो काफ़ी अच्छा किया है कद्दू ने, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इसे तो बच्चे पसंद नहीं थे ना, फिर ये मुआवजा कैसे? नकीब सर हिलाते हुए मुतासिर होने के अंदाज में बोला। बदमाश, कद्दू ना कहो उसे, अब वो काफ़ी स्मार्ट हो गई है। आफरीन बेगम ने उसके सर पर चपत लगाई। और रही बात बच्चे की, तो वो नापसंदीदगी नहीं थी, बस वो अपने आप में रहने की आदी थी। और तुम्हारे जाने के बाद उसकी आदत और पक्की हो गई, दानी लोगों को पढ़ाना और ख़ुद पढ़ते रहना। बस उसने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया। नक्की, मैंने अपने इन हाथों से पाला है उसे। वो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ है। उसे इस तरह देख कर मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल करता है मेरी बच्ची भी अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह खुशो खरम उछलती कूदती रहे। लेकिन आफरीन बेगम अफसरदा हुई। मैंने अम्मा जान को मना किया था उसे कुछ ना बताएं, लेकिन वो नहीं मानी। तुम थे, फिर भी तुम उससे लड़ झगड़ कर हंसती खिलखिला लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही सब बंद कर दिया। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी कर ली। बस शिफा के संग कुछ पल वो सब भूलकर हंसती खिलखिलाती है, वरना
आफरीन बेगम अपनी आंखों के गोशे साफ करते हुए बोली, जिस पर नकीब ने आगे होकर उन्हें अपने साथ लगाया। तो आप क्या चाहती हैं कि सारी ज़िंदगी आपकी लाडली और मैं जंग करते रहें? कुछ तो रहम करें मुझ पे यार। वैसे ही शादी के बाद दुनिया के सारे मर्द मजलूम होते हैं, लेकिन मैं तो पैदा ही मजलूम हुआ हूँ। नकीब ने मस्कीन शक्ल बनाई। तुम बड़े होकर और ज़्यादा मस्खरे हो गए हो, और वो संजीदा। अब अल्लाह जाने तुम दोनों का गुजारा कैसे होगा, लेकिन मुझे तो उस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार है जब तुम और निशा साथ होगे। अल्लाह जल्द वो दिन दिखाए, आमीन। आफरीन बेगम ने तो ज़ोर से कहा था, लेकिन नकीब का आमीन दिल में ही अदा हुआ था। वैसे बच्ची संभल जाती है कद्दू से? नकीब ने राजदारी से पूछा, जैसे फिर मोबाइल में वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा हो। हाँ हाँ, संभालती क्या है। शिफा को घर लाने के बाद 1 महीने उसने उसे गोद में नहीं उठाया कि कहीं गिर ना जाए। शिफा का फीडर तो वो आज भी मजबूरी में बनाती है, वरना रफ़िया भी ही शिफा की फीडर वगैरह देखती हैं। लेकिन हाँ, उसकी ममता लाजवाब है। शिफा के थोड़े से रोने पर खुद रोने जैसी हो जाती है। आफरीन बेगम के अंदाज में मोहब्बत थी, जिस पर नकीब भी मुस्कुराया। फिर अपनी शरारती आदत से मजबूर होकर थोड़ा उनकी तरफ झुका। काश मामा मैं उसकी रोने वाली शक्ल देख पाता तो मज़ा ही आ जाता, वरना मेरे हावजे में तो उसकी लड़ती झगड़ती डाकू हसीना दहशत गर्दों वाली तस्वीरें ही महफूज हैं। नकीब सरगोशी में बोलने के बाद अपनी माँ की मसनूई गुस्सा वाली शक्ल देखकर एक आंख दबा गया। खैर वो सब छोड़ें, अगर मोहतरमा इतनी ही नरम तबीयत बाअखलाक तमीज़ और तहजीब की मलका हैं तो अभी तक अपने 8 साल बाद घर वापस आए परदेसी पिया को सलाम करने क्यों नहीं आई? वैसे बता दूं, मैं आज तीसरा दिन है मुझे आए हुए। नकीब अपना मुद्दा लेकर मैदान में आया। पहली बात, उसे अभी तक निकाह का नहीं पता। दूसरी बात, दूसरी बात मुझे पता है कि अगर उसे पता होता कि मैं उसका 23 साल पुराना शौहर हूँ तो सलामती नहीं बल्कि खुला के पेपर मेरे मुंह पर दे मारती। अल्लाह ना करे, कितना फजूल बोलने लगे हो तुम नकी। आफरीन बेगम ने उसे घूरा था। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा है? खैर एक बात तो बताएं, जब आप लोगों ने मेरी समातों पर गोलाबारी की थी, फिर कद्दू के समात को महफूज क्यों रखा गया? उसे भी यकीन इतला दे ही देते कि वो किसी की मनकूहा है। नकीब पानी के गिलास से खेलते हुए बोला, पहली बात, तुम्हारी फुप्पी ने कहा था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओ तब ये बात तुम दोनों के इल्म में लाई जाए, बचपन में बताकर तुम्हारे जहन को मुंतशिर ना किया जाए। और दूसरी बात, तुम जिस हालत में उस बच्चे को छोड़ कर गए थे, अगर तब हम उसे कुछ बताते तो तूफान ले आना था उसने पूरे घर में। फिर अम्मा जान और तुम्हारे अब्बू वो हशर करते ना तुम्हारा कि तुम्हारे आने वाली 7 नस्लें तौबा करती। आफरीन बेगम ने उसे आईना दिखाया। आखिर एक वही तो थी जो नकीब और निशा के बीच हुई झड़प से वाकिफ़ थी। मामा मैं अपने अमल पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, इसलिए फजूल सी कोशिश ना करें आप। उस वक्त वो कद्दू गलत थी, इतनी सी उम्र थी इसकी, और अपनी छटांग भर की सहेलियों की बातों में आकर वो मुझे प्रपोज करने चली आई। अगर मैं उस दिन उसे नहीं रोकता तो कल वो इसी तरह लोगों की बातों में आकर कोई और गलत कदम उठा सकती थी। नकीब कतियत से बोला, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तुम्हारी वजह से वो बच्ची पूरे 15 दिन तक बिस्तर से लगी रही। माना उसने अपनी नादानी और नासमझी में गलती की, लेकिन क्या तुम्हारा इस तरह बेइज्जत करके अपनी दुश्मनी निकालना ज़रूरी था? मुझे तो इस बात को सोचकर हौल उठ रहा है, तुमसे अपना रिश्ता जानने के बाद उसका रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि जब भी उसे शादी की बात की जाती है उसके पास तुम्हारी और बाबा की मिसाल होती है। आफरीन बेगम फिक्रमंदी से बोली थी, अम्मी जान आप भी हद करती हैं। जिस दिन आपकी लाडली इजहार मोहब्बत करने आई थी ना, आप जानती हैं इस वक्त मैं किस जहनी इंतजार का शिकार था। उसी वक्त अम्मा जान से अपने निकाह के बारे में सुनकर खोलते जहन के साथ कमरे में दाखिल हुआ था, और वहाँ बनफ्से नफीस मनकूहा साहिबा तो खुद तशरीफ़ फरमा थी, और इशादात कुछ यूँ थे। नकीब मेरी सहेलियों को लगता है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा। नकीब ने बारीक आवाज़ निकाल कर निशा की नकल उतारी तो आफरीन बेगम ने मुश्किल से अपना कहका रोका। मेरी ज़िंदगी में जिस तरह हर चीज़ अनोखी हुई थी ना, इजहार भी अनोखा ही था। मतलब मोहब्बत मैं उनसे करता हूँ, लेकिन कार्ड और इजहार मोहब्बत के अल्फाज वो अदा कर रही थी। आफरीन बेगम को हंसी रोकता देखकर नकीब का कुछ और दिल जला, लेकिन उसने इस बात का बहुत शदीद असर लिया है। अब अल्लाह जाने जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा। आफरीन बेगम संजीदगी से उसे मामले की संजीदगी का एहसास दिलाना चाह रही थी। आफरीन बेगम की बात पर एक पल के लिए नकीब भी शर्मिंदगी ने घेरा था, लेकिन वो भी ढीठों का सरदार था। तो मामा मैं भी कोई आपकी बच्ची के इश्क में गोटे गोटे डूबा नहीं आया हूँ। फुप्पी का और आप लोगों का ख्याल करके समझौता करने के लिए तैयार हूँ। नकीब एहसान करने वाले अंदाज में बोला, कुछ बोलना ही बेकार है। आफरीन बेगम बस इतना कहकर नफ़ी में सिर हिलाती वहाँ से निकल गई।
अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अभी कहता कि मुझे आपकी लाडली से इश्क है तो बहुत खुश होती। खैर मुझे क्या। नकीब बेनियाजी से कंधे अचकाते रिमोट उठाकर चैनल चेंज करने लगा। लेकिन दिल कहीं ना कहीं आफरीन बेगम की बातों में ही अटका था। एक ख्वाहिश जिसने प्लेन पर बैठते ही सर उठाया था कि देखें उन 8 सालों में कद्दू कैसी हो गई है। वो 3 दिन बाद भी ख्वाहिश ही थी, क्योंकि नाश्ते पर मालूम होता था कि वो ऑफिस चली गई है, डिनर पर मालूम होता था कि वो डिनर कर चुकी है। देखो दारम, अब उस फरंगी की खटर बटर बंद करो और चुपचाप से ड्रामा लगाओ। अगर नहीं लगा सकते तो रिमोट इधर दो और खुद चलते फिरते नजर आओ। दानिंग ने बोलने के साथ हाथ बढ़ाकर रिमोट लेना चाहा, जिसे दारम ने सोफे के पीछे से जंप लगाकर उसकी पहुंच से दूर किया। दारम, रिपोर्ट वापस करो। मैं तुम्हें रिमोट दिया है इस शर्त पे था, अब तुम मुकर के अच्छा नहीं कर रहे। दानिंग दांत पीसते हुए जाने पाई जब दारम दोबारा जंप लगाकर दूसरे सोफे की ओट में हुआ। खुदा को माने दानी आप ही, अभी 1 मिनट नहीं हुए मुझे चैनल लगाए और आप है कि मैं नहीं लगा रहा। अभी मेरा मैच ही चलेगा। दारम नफ़ी में गर्दन हिलाता रिमोट लेकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। साथ इस चीज़ का ख्याल रखा गया था कि वहाँ से भागने की जगह अच्छी हो। दारम, फजूल ना बोलो, खामोशी से रिमोट मेरे हवाले करो। और वैसे इस अंग्रेज़ी कमेंट्री तुम्हारे कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रही, लेकिन खुश ऐसे हो जैसे कल वो अंग्रेज़ी बाबू हो रहा था। पता है कल अम्मी जान ने अंग्रेज़ी बाबू के प्लेट में कौरमा डालकर पूछा, बेटा कैसा लगा? जानते हो उसने क्या कहा? आंटी बहुत अच्छा टेस्ट। बट ये खोमरा बनता किस चीज़ से है? मतलब सारी फिल्म देख ली, हीरो हीरोइन का पता ही नहीं। हाँ, उसके भूत और कोमरा पर अम्मी जान और चाची जान का कंफ्यूज चेहरा देखने लायक था। दानिश ने अपनी बात पर खुद पर हाथ मारकर हंसते हुए पलटी, जहाँ कड़े तेवर लिए दानिश खड़ा था। अल्लाह तौबा, ये अंग्रेज़ी बाबू कब टपके यहाँ? दानिश ने उसे देखकर सोचा, जो उसे देखने के बजाय दारम को देख रहा था। दारम, मिस रटछुई से पूछो, मैंने सवाल आंटी को किया था, उन्हें क्या तारीफ है? दानिश तो मुकम्मल दारम से बात कर रहा था, लेकिन अपने दांतों के नीचे पीसा उसने रेड चिली को था। दारम, अपने अंग्रेज़ी 2 दिन पहले बने भाईजान से कहो मुझे उनके तारीफ से तकलीफ़ है, और यकीनन जिस तरह ये उर्दू का जनाजा निकाल रहे हैं, पूरी उर्दू अदब को इसकी तकलीफ़ होगी। ओके, फॉरगेट हर। दारम, तुम मुझे ये बताओ शिफा कौन है? दानिश जिस काम के लिए आया था इस काम पर फोकस किया, वरना 3 दिन में उन दोनों की कम से कम 30 मरतबा बहस हो चुकी थी, लेकिन एक बहस का भी कोई एंड नहीं हुआ था। हेलो मिसिस फॉरगेटर, वो हमारे घर की नन्ही पड़ी है। ये किस गुस्ताखाना अंदाज में नाम ले रहे हो? दानिश को अपना इग्नोर किया जाना नापसंद आया था। सी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एंड इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल फॉर यू टू गेट इन्वॉल्व इन एवरी मैटर। कैन यू रिमेन साइलेंट फॉर सम टाइम? आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। दानिश अब बराह रात दानिश से मुखातिब हुआ, लेकिन फिर वही नज़रों का पर्दा था, जिस पर दानिश को तो चुप लग गई। वाओ दानी भाई, यू रॉक, आई कांट बिलीव दिस। किसी ने तो दानी आपी का मुंह बंद कर दिया। दारा उछलकर दानिश के गले लगा था। आई एम ऑल्सो शॉक। दानिश अपनी मुस्कुराहट दबाकर दानिश पर एक नज़र डालकर दारम को खुद से अलग कर गया। खैर, इसी बात पर शिफा कौन है? शिफा है इस घर की छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी, निशा आपी की साहबजादी, जिसे सब घर में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट मैं लिटिल डॉल कहता हूँ। दारम प्यारी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोला। रियली? दानिश तकरीबन चिल्लाते हुए दारम को अपने अंदर भेज गया था। उसकी चीख पर फीस हुई दानिश जैसे होश में आई थी। मतलब नकीब भाई सही कह रहे थे, मैं मामू बन गया। हो, मैं मामू बन गया। दानिश दोनों हाथ फैलाकर खुशी से चहका। वो तो यहाँ सिर्फ एक सगे रिश्ते की उम्मीद लेकर आया था, और यहाँ उसे इतने सारे रिश्ते मिल गए थे। यार दारी, चेक कर लो कहीं तुम लोगों के अजीज जान भाई साहब के दिमाग में शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, जो ऐसी पागल हरकतें कर रहे हैं। दानिश दरख्शां के कान में घुसकर बोली, फिर कुछ सोचकर दानिश की तरफ बढ़ी। ओ मिस्टर अंग्रेजी शाहरुख खान, आप किस खुशी में इतना चहक रहे हैं? जानते भी हैं निशा आपी कौन है? वैसे आपके इतला के लेयर्स हैं, वो आप ही ज़्यादा किसी को मुंह नहीं लगाती। और ज़रा इस बात पर रोशनी डालें, हमारी नन्ही परी आपकी भांजी कब से निकल आई? दानिश कहाँ किसी का उधार रखने वालों में से थी, इसलिए मौका मिलते ही पिछला हिसाब चुकाने के लिए दानिश के रूबरू खड़ी हुई, लेकिन उसके सवाल पर दानिश दोनों हाथ समेटकर एकदम चुप हुआ।
दानिश को अब समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वो इस अपनी खुशी में भूल ही गया था कि यहाँ बहुत कुछ पर्दे में है, तो कुछ जज्बात भी पर्दे में रखना है, लेकिन जज्बात पर किसका जोर है। हाँ हाँ बताएं, वो क्या? मैंने तुम्हें शाहरुख खान क्या कह दिया? तुम तो हकलाना भी शुरू कर दिया। दानी ने दानिश का कंफ्यूज चेहरा देखकर कुछ और कंफ्यूज करना चाहा। दानी, तुम भी हद करती हो यार। अगर आप ही हमारी आपी हुई तो क्या दानी भाई की आपी नहीं हुई? और अगर आप ही इनकी भी आपी हुई तो शिफा इनकी भांजी हुई ना? दरक्षा दानिश को कंफ्यूज देखकर बीच में आई। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी लिटिल सिस्टर। दानी दिल से दरक्षा का मशकूर हुआ, फिर दरक्षा को घूर रही दानी को देखा। आप ही मेरी भी आप ही हैं और शिफा मेरी भी भांजी है। दानी सीना कड़ाकर बोला। हाउ आर यू फीलिंग मिस रेड चिली? दानिश लबों पर प्यारी मुस्कुराहट से आकर दानी को देख गया। दारम, ज़रा मालूम तो करो तुम्हारी धानी आप ही कैसा महसूस कर रही हैं? दानिश भी इसी खामोशी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। हाँ हाँ मिस्टर अंग्रेज़ी बाबू, पहले महफूज और महसूस यानी सेफ एंड फील के बीच का फ़र्क तो मालूम कर लो, फिर मेरे महसूसात मालूम करना। दानिश ने कहकर लगाकर इसके कहे दोनों लफ्ज़ों के मायने भी समझाए। वैसे मेरे महसूसात भी अभी कुछ यूँ हैं कि इन दिनों दानी भाई के चमचों की गद्दारी पर उन्हें सजाए मौत दूँ, लेकिन अफसोस इख्तियारात नहीं। दानिश आंखों से खीखी करते दोनों बहन भाइयों के कातिल करते हुए दांत कचकचा कर बोली। डोंट माइंड माई डियर्स, अब रेड चिली स्पाइसी नहीं होगी तो कौन होगा? वैसे तुम लोगों का हौसला है जो 21 साल से बर्दाश्त कर रहे हो। दानी दारम के कंधे पर हाथ रखता मसनूई हमदर्दी में गोया हुआ, वरना आंखों में शरारत देखने लायक थी। ओ अंग्रेज़ी बाबू, समझते क्या हो खुद को? जब से 5 बार मुझे वो बोल चुके हो, अब अगर बोला ना तो देखना। दानी को कुछ और नहीं मिला तो इस बात पर चढ़ दौड़ी। हाँ, आप भी दिन में 30 बार से ज़्यादा मुझे अंग्रेज़ी बाबू बोल चुकी हैं, उसका क्या? दानिश भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। देखो तुम। अभी दानी ने कुछ और जवाबी कार्रवाई करती कि दरक्षा बीच में आई। दानी, तुम्हारी तमीज़ कहाँ घास चढ़ने गई है यार? क्या तुम लगा रखी है? बड़े हैं वो हमसे। दरक्षा ने दानी को उसके लहजे का एहसास दिलाया। हाँ बड़े हैं तो कानूनी में मुनादी करवा के लड्डू बांटूं? दानीन का मीटर कुछ और घूमा। एक बार तो पहली बार उसको इसे दूबदू जवाब देकर लाजवाब कर रहा था। उस पर दानिश के बेनियाजी के दानीन पर एक नज़र भी नहीं डाल रहा था। हाँ हाँ हाँ, आप ही ऐसा करें तो क्या ही बात, दारम ने कहकर लगाया। तुम दोनों को देख लूँगी गद्दारों, देख लूँगी मैं। बड़े 2 दिन के आए फरंगी भाई पर उछल रहे हो। दानिन दोनों को उंगली उठाकर वार्न करती धप धप करते हुए वहाँ से एक बार फिर वॉकआउट कर गई। भाई वो दानी, दरक्षा ने दानिन के रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन दानिश ने बीच में ही उसकी बात काट दी। कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों का भरा नहीं लगा। इतने मीठे मीठे रिश्तों और लोगों के दरमियान कोई स्पाइसी चीज़ भी तो होनी चाहिए, वरना डायबिटीज़ हो सकता है। हाँ हाँ ये भी सही है, लेकिन हमारी दानी आप ही दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी मूडी है। हाँ झगड़ालू मूड की और अच्छी ली। खैर धरी, आप उन्हें वापस भुला लें, कहीं ड्रामा में सोने पर आप लोगों की क्लास न लग जाए। धारम, तुम मेरे साथ चलो, हम ऑनलाइन मैच देख लेंगे लैपटॉप पर। दानी दारम के गले में हाथ डालकर वहाँ से निकल गया तो दरक्षा भी अपनी रूठी हुई दोस्त को मनाने और ड्रामा देखने के लिए बुलाने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निशा, मजीद और कब तक तुम रुपोश होने का इरादा रखती हो? वैसे मेरी सलाह है तुम ना अपने आप को अनार की गली की तरह किसी दीवार में चुनवा लो, क्योंकि नकीब भाई तो अब यहाँ मुस्तकिल रहने का इरादा रखते हैं, इसलिए वो तो कहीं रवाना नहीं होंगे। लेकिन इस तरह सुबह उठकर ड्राइवर के ऑफिस आते हुए किसी दिन मैं अपने आखिरी सफ़र को रवाना हो जाऊंगी। तहमीदा जो 4 दिन से 6 बजे बिस्तर की जान छोड़कर 6:30 बजे खुद पर जबर करती जमाया रोकती हुई ऑफिस आ रही थी, आखिर आज फट पड़ी। मैं चुप नहीं रही, बस मैं उनके सामने नहीं आ रही, दैट्स इट। निशा मुस्कुराहट रोकते हुए कंधा झुकाकर लापरवाही से बोली। हाँ ये सही है, चुप नहीं रही, बस सामने नहीं आ रही, मतलब रसगुल्ले खाती हूँ, शक्कर से परहेज है। तहमीना निशा का हाथ के पैड से हटाती अपनी आदत से मजबूर स्क्रीन के बिल्कुल ऐन मुकाबिल खड़ी हुई। लड़की, मिसाल तो ढंग की दे दिया करो। निशा के लिए अब की बार अपनी हंसी रोकना मुश्किल था। बेटा, जिस इंसान की तुम जैसी जालिम और बेहिस दोस्त हो ना, और रात के 12 बजे सोकर सुबह के 6 बजे उठना पड़ रहा हो, फिर वो बंदा ऐसी मिसाल दे सकता है। और तुम खुलकर मुस्कुरा सकती हो, मैंने बहुत बड़ा जोक क्रैक किया है
और अल्लाह का करम है मुस्कुराने पर कोई टैक्स भी नहीं है हमारे मुल्क में। निशा के होठों पर खुली छोटी सी मुस्कुराहट देकर तहमीना कुछ और चिढ़ गई थी। एक तो वैसी जमाई ले लेकर वो परेशान हो चुकी थी। मुस्कुराने पर टैक्स हो ना हो, बकवास करने पर टैक्स ज़रूर होना चाहिए। इसी बहाने मजलूमों के कानों का कुछ भलाई हो जाता। निशा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोली, जहाँ तहमीना अपने पूरे वजूद के साथ खड़ी उसे घूर रही थी। तुम्हारी मजलूमियत की तो चुपचाप कल से हम पहले के टाइम पर ऑफिस आ रहे हैं, वरना एक और दिन अगर मैं इस टाइम आ गई ना जमाइयाँ ले लेकर मेरा मुंह टूट जाना है। तहमीना मुश्किल से एक और जमाई को रोकते हुए बोली। इस बार ना चाहते हुए भी निशा खुलकर मुस्कुराई थी। लेकिन कल तो तुम ऑफिस ही नहीं आ रही और परसों इतवार है, फिर? निशा ने अब्रू अचकाए। फिर क्या, मंडे से हम 9 बजे के बाद ऑफिस में कदम रखेंगे। और क्या, वैसे कल मैं नहीं आ रही, तुम भी ऑफ ले लो, क्या अकेला कर बोर होगी। तहमीना ने मुफ्त की सलाह दी। एडवाइस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अमल आवरी नहीं कर सकती। बिकॉज दानियाल भाई बता रहे थे कुछ दिनों में उनका दूसरा पार्टनर भी ऑफिस ज्वाइन करने वाला है और मुझे बॉस नंबर 2 के लिए ऑफिस तैयार करना है, इसलिए मेरा आना ज़रूरी है। तुम फजूल का हॉलीडे एंजॉय करो और हाँ, कभी कुछ काम भी कर लिया करो, क्या मुफ्त की सैलरी लेती रहती हो। निशा उसे स्क्रीन के आगे से तकरीबन धक्का देने के अंदाज में हटाते हुए मसली संजीदगी से बोली, जिस पर तहमीना गिरते गिरते बची। ओह सालिम, जब देखो किक मारती रहती हो, बचपन में क्या स्कूटर चलाती थी। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम मेरी कमर तोड़ने का प्रोसेस जारी रखोगी। तुम्हारे शौहर का अल्लाह ही हाफिज होगा। पता चला रात में तुम्हारे ख्वाबों के बीच में उनका हाथ आ गया और तुमने उन्हें बेड से नीचे किक कर दिया। अल्लाह, मैं तो बर्दाश्त करी हूँ, लेकिन मेरे मासूम दुल्हा भाई पर रहम करना। तहमीना कमर से लाते हुए बेतुके दुआएं देती साइड पर मौजूद अपने टेबल की तरफ बढ़ गई। निशा ने उसकी रोज़ की दहाइयों का कोई ख़ास असर नहीं लिया था। वैसे एक बात तो बताओ, नकीब भाई तो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो भी बचपन के, फिर तुम उन्हें आप क्यों बुलाती हो। मैं तो दुश्मनों को अबे से ही मुखातिब करूं। तहमीना ने कमर पर हाथ रखकर एक अहम सवाल किया। दुश्मनी अपनी जगह, मैनर्स और एटिकेट्स अपनी जगह। दुश्मन है तो क्या हुआ, अगर सामने वाला उम्र में आपसे ज़्यादा है तो उसका एहतराम आप पर लाजिम है, और ऐसा करना हमारे बड़ों की तरबियत को शर्मिंदा करना है। क्योंकि हमारे बोलचाल से लेकर हमारे रहन सहन तक हमारी फैमिली हमारे बड़ों को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हम पर है कि हम लोगों के सामने अपने बड़ों का कौन सा इमेज बनाते हैं। बदतमीज़ी करके अपने बड़ों को शर्मिंदा करते हैं या तमीज़ के दायरे में रहकर उनकी दी गई तरबियत का पास रखते हैं। निशा ने कंधे अचकाए। वैसे मैं बता दूं, मैंने जब से होश संभाला है नकीब को आपसे ही मुखातिब किया है, क्योंकि मेरी तरबियत अम्मा जान ने की है और मैं अपनी नन्ही परी की तरबियत भी अम्मा जान जैसी करना चाहती हूँ। निशा एक कदम से लिखती वापस काम की तरफ मुतवज्जे हुई। तहमीना भी मुतासिर अंदाज में सर हिलाती अपनी चेयर पर बैठ गई। सुबह के 11 बज रहे थे। नकीब अभी नाश्ता करके टीवी लाउंज में बैठा फ़ोन चला रहा था जब आसिया बेगम और आफरीन बेगम भी वहीं आकर बैठ गईं। उनके बैठते ही नकीब एहतरामन फ़ोन बंद करके जेब में रखता उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। कद्दू कितने बजे ऑफिस जाती है? क्यों? आफरीन बेगम ने आंखों के इशारे से पूछा, जिस पर नकीब ने कंधे अचका के यूं ही इशारा किया। वैसे तो 9 बजे जाती है, लेकिन 5-4-6 दिनों से जल्दी 8 साढ़े 8 तक जा रही है। बता रही थी कि कंपनी का दूसरा बॉस अब ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, तो दानियाल ने उसे कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। आसिया बेगम की बात पर नकीब के होंठों को एक पूरी स्टार से मुस्कुराहट ने छुआ था। और मैं तुम्हें बता दूं कि निशा काफ़ी स्मार्ट हो गई है, तुमने देखा नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हो। आसिया बेगम मुस्कुरा के जवाब दे गईं, जबकि आफरीन बेगम ने उसे सख्त गुरी से नवाजा था। जा कैसे रही है, हमारे ड्राइवर साहब तो इतनी जल्दी तशरीफ़ नहीं लाते। न जाने क्यों नकीब को आज कद्दू के बारे में बात करना अच्छा लग रहा था, और ऐसा क्यों था ये जानने से वो भी कासिर था। वो ड्राइवर के साथ जाती ही कब है, वो तो अपनी गाड़ी से जाती है। और अभी आसिया बेगम मजीद कुछ बताती कि मुलाजमा पिंक फ्रॉक में गोल मटोल सी रुई ऐसी गालों वाली बच्ची को लेकर वहां दाखिल हुई, जिसे देखकर नकीब गैर इरादी तौर पर ही अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वैसे भी नकीब को बच्चे बचपन से ही बहुत पसंद थे। वो तो निशा थी जो बच्चों से फासला बनाए रखती थी। अरे जाग गई मेरी शहजादी। आफरीन बेगम खड़ी होकर शिफा को लेने के लिए आगे बढ़ी ही थी जब दरमियान में उसकी गोलमटोल डॉल जैसी बच्ची को नकीब ने मुलाजमा से लिया था। मामा ये नकीब शिफा के नरम नरम हाथों को छूते सवालिया नज़रों से दोनों बेगमात को देख गया। वैसे शक की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शिफा, आफरीन बेगम ने अपने बेटे के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर खुद भी खिल उठी थी। खुश तो कल रात से ही बहुत थी कि नकीब ने कोई शदीद रद्द-ए-अमल दिए बगैर बात को समझा था, लेकिन अब नकीब को यूँ शिफा में दिलचस्पी लेता देख उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
बहुत प्यारी है, बिल्कुल डॉल जैसी, मैं डॉल ही कहूँगा। नकीब फूले गालों से खुद को घूर रही शिफा को मोहब्बत से देखते हुए बोला। हेलो लिटिल डॉल, मैं नकीब बहरोज़ बेग। नाम तो मेरे दादा बड़े बेग साहब ने रखा था, लेकिन इस्तेमाल उनके नवासी यानी आपकी मामा ज़्यादा करती हैं। उसके अलावा मैं वो मजलूम इंसान हूँ जो बचपन से आपके मामा के जुल्मों का निशाना बना हूँ। नकीब मस्कीन शक्ल बनाता अपने आप को टुकर टुकर देख रही शिफा से मुखातिब हुआ। शिफा साहिबा भी ऐसे नकीब को देख रही थी जैसे सब समझ आ रहा हो। नक्की, सुधर जाओ तुम अब, आफरीन बेगम तासुर से सर हिलाते हुए बोली। अरे मामा, इसमें सुधरने जैसा क्या है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट लोगों की मुलाकात में इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लिटिल डॉल को तो तारुफ समझ भी आया है। क्यों लिटिल डॉल, आपको समझ आया ना? नकीब हौले से शिवा को हवा में बुलंद कर गया, जिस पर अचानक ही टीवी लॉन्च की फिजा में शिवा की मासूम किलकारियाँ गूंज उठीं। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चों को। आफरीन बेगम फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी होकर दोनों की बलाएं ले गईं, कहीं के कहीं उनकी नज़र ही ना लग जाए। वेलकम टू माई लाइफ लिटिल डॉल। नकीब ने झुककर शिफा की छोटी सी गुलाबी पेशानी पर अपने लब रखे थे। मुझे फ़ख्र है नकीब कि मेरा बेटा कम ज़र्फ़ मर्दों में से नहीं है। नकीब का सर झुकाकर आफरीन बेगम ने फ़ख्र से अपने खूबसूरत बेटे की पेशानी चूमी थी। मामा, इतनी प्यारी सी डॉल के लिए तो कोई कम ज़र्फ़ भी अपना ज़र्फ़ बड़ा करने पर मजबूर हो जाए। और वैसे भी निकाह का मतलब ही होता है अपनी ज़िंदगी में आ रहे शख्स की हर रिश्ते, हर अच्छी बड़ी चीज़ों को कबूल करना। फिर आपका बेटा कैसे चूक जाता? मैंने शिफा को तभी कबूल कर लिया था जब मैंने आपके मुँह से उसका जिक्र सुना था। नकीब एक हाथ से आफरीन बेगम को अपने साथ लगाता हुआ बोला। नकीब शिफा को खुले दिल से अपनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वरना हम इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। मतलब निकाह वाली बात पर तुम्हारा रद्द-ए-अमल काफ़ी शदीद था ना? आसिया बेगम मशकूर हुई। बेग हाउस के हर एक मकीन को शिफा और निशा से बेहद मोहब्बत थी। चाची जान, जब उससे जुड़ा अपना रिश्ता कबूल कर लिया है, उससे जुड़ा रिश्ता तो मैंने तभी कबूल कर लिया था जब उस अपना रिश्ता कबूल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वैसे भी करेले जैसी बीवी के साथ बर्फ़ी जैसी बेटी मिलना किस्मत की बात है। नकीब का इशारा दानिश की तरफ भी था, जो किसी के समझ में नहीं आया था। वैसे अब समझ आया कि कद्दू को अचानक बच्चे प्यारे कैसे लगने लगे। अब इतनी प्यारी बच्ची होगी तो किसी को भी प्यार आएगा ना। अगर ये कद्दू की जगह मुझे मिलती ना, तो मैं उसी वक्त इसे अपनी बेटी बना लेता। 3 महीने का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करता। क्यों लिटिल डॉल, बनती ना आप मेरी बेटी? नकीब ने एक बार फिर शिफा को एहतियात से हवा में बुलंद किया। तो क्या अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है? असूलन तो हुई। आहिस्ता बोले चाची जान, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर शिफा की मामा को पता चल गया ना कि मेरे साथ साथ आपकी भी शिकायत हाई कमान अब्बू जान तक पहुंच जाएगी। पता नहीं अल्लाह ने उस करेले जैसी मिजाज वाली दोशीज़ा को लड्डू जैसी मीठी और प्यारी बच्ची कैसे दे दी। नकीब ने करेले पर जितना ख़राब मुंह बनाया था, लड्डू पर उतने ही प्यार से शिफा के फूले गालों पर प्यार किया, जिस पर शिफा मैडम को क्या समझ आया पता नहीं, लेकिन खिलखिला ऐसे उठी थी जैसे बात को बहुत एंजॉय किया हो। हाँ, मतलब तुम शिफा की मम्मा से डरते हो? चाची जान, दुनिया का हर शरीफ मर्द अपनी बीवी से डरता है। फिर मैं तो पैदा ही शरीफ हुआ था, ऊपर से मेरी वाली है भी तो डाकू हसीना। नकीब ने खुद को घूरती आफरीन बेगम को देखकर शरारत से दाईं आंख दबाई। नकीब, तुम ना मुझे पिटोगे। आफरीन बेगम ने उसे घूरा। ओके यार, मैं भूल गया था कि यहाँ निशा सुल्ताना की हुकूमत चलती है। पीछे बादशाह को गाली दे सकते हैं, लेकिन निशा मैडम के खिलाफ उनकी पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोलने की इजाज़त मासूम रियाया को नहीं मिलती। चलो बेटा, हम गार्डन में खेलते हैं, यहाँ तो हमें इज़हार ख्याल का हक भी हासिल नहीं। नकीब मुँह बनाते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वैसे निशा की सगी ममानी और मेरी सौतेली माँ से पूछना था, लिटिल डॉल को सब खिला पिला तो दिया है ना? नकीब दरवाजे पर रुककर शरारती अंदाज में पूछ गया। हाँ, खिला दिया है। नकीब, तुम जैसे मस्करे को ना निशा जैसी लड़की ही सुधार सकती है। कैसे तुम्हारे तीनों शैतान भाई बहन निशा के पास जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो इंसान बन जाते हैं। आफरीन बेगम उसे थप्पड़ दिखाकर वार्न करने के अंदाज में बोली। शौक से सुधारे मामा, इनकार किस काफिर ने किया है? क्या पता इसी बहाने उनके रुखे रोशन के दीदार का शर्फ मिल जाए, जिससे 4 दिन के बाद भी हम आम लोग महरूम हैं। क्यों लिटिल डॉल, सही कहा ना? नकीब शिफा को अपने कंधे पर बिठा के अंदाज में ऊपर कर गया। नकीब बेटा, ध्यान से भी, वो बहुत छोटी है, उसकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं, कहीं दर्द हो जाएगा। आफरीन बेगम उसे शिफा को कंधे की तरफ ले जाता देखकर चिल्लाई थी। मामा, ये लिटिल डॉल है,
आपकी लाडली डाकू हसीना नहीं, जिसको उंगली से टच करने पर भी हड्डियां टूट जाती थीं और फिर मेरी अब्बू जी की अदालत में पेशी होती थी। वकील जाते जाते भी बास ना आया। अल्लाह जल्द सब ठीक कर दे, आमीन। आफरीन बेगम की बात पर दोनों बेगमात ने दिल से आमीन कहा था। रात के 9 बज रहे थे। बेग हाउस में डिनर हो चुका था। आज पूरे 5 दिन बाद निशा ने टेबल पर सबके साथ बैठ कर खाना खाया था। वजह था नकीब की गैर मौजूदगी, जो अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गया था, साथ दानिश को भी ले गया था। बेचारे दानिश को अगर पता होता कि आज उसकी आपी के साथ उसे डिनर करने का मौका मिलने वाला है तो कभी ना जाता, लेकिन किस्मत का क्या कर सकते हैं। शिफा को देख लिया, साथ बहुत सारा खेलने का वक्त भी मिला, लेकिन आपी साहिबा से मुलाकात 5 दिन बाद भी नहीं हो पाई थी। आज सैटरडे था, यानी दूसरा दिन छुट्टी का था, जिसका मतलब होता है कि रात के 11 बजे तक शिफा, दानी, दरख्शां और दारम की प्रॉपर्टी। वो लोग जितना चाहें उसके साथ खेल सकते हैं। निशा के पास कोई हक नहीं है कि वो उन्हें रोके। इसलिए निशा शिफा को इजी ड्रेस पहनाकर इन तीनों के हवाले करते हुए आज पूरे 5 दिन बाद अम्मा जान के कमरे में आई थी। अम्मा जान ईशा की नमाज़ पढ़कर बेड पर बैठी एक हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ पढ़ रही थीं, जबकि इनका दूसरा हाथ उनकी गोद में सर रख के लेटे निशा के बालों में चल रहा था। निशा अब आंखें बंद किए उनकी उंगलियों की हरकत अपने बालों में महसूस करके सुकून महसूस कर रही थी। अम्मा जान की तस्बीह मुकम्मल होते ही उन्होंने झुककर निशा के चेहरे पर फूंक मारी, जिस पर निशा ने बंद आंखों से ही अम्मा जान का हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर रखा। आ गई तुम्हें इस बूढ़ी अम्मा जान की याद? इतने दिन से जब भी किसी से तुम्हारा पूछती हूँ पता चलता है चली गई या फिर सो गई। आखिर माजरा क्या है? अम्मा जान को मौका मिलते ही निशा की क्लास लग गई थी। कुछ नहीं अम्मा जान, बस उधर से ऑफिस का काम कुछ बढ़ गया इसीलिए। लेकिन ये तो गलत बयानी है, मैं रोज़ आपसे मिलके जाती हूँ। निशा आंखें खोले बगैर जवाब दे गई। निशा की ज़िंदगी की सिर्फ 5 हस्तियाँ ऐसी थीं जिनके आगे वो खुलती थी। अम्मा जान, आफरीन बेगम, बहरोज साहब, तहमीना और उसकी प्यारी सी नन्ही सी परी। हाँ, तो बच्चे वो कोई मुलाकात हुई, दरवाजे से सलाम किया और निकल गए। वैसे तो सड़क चलते लोग यूं ही हर किसी को सलाम करके नेकी कमा लेते हैं। अम्मा जान नरूठेपन से बोली थी। अच्छा मेरी प्यारी अम्मा जान, खफा क्यों होती हैं? बताया ना कि ऑफिस की मसरूफियत थी, इसलिए। निशा उनके हाथ का बोसा देते हुए भूली। तो बेटा क्यों करती हो ऐसी दफ्तरी जिसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? एक तो सारा दिन स्क्रीन को घूर घूर कर 2 साल में आंख खराब करके चश्मा लगा लिया है। अब घर परिवार के लिए भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। छोड़ दो बच्चे ऐसी दफ्तरी और बस शिफा पर ध्यान दो। अम्मा जान ने हमेशा की बात दोहराई और पिछले 2 साल से जॉब के पहले दिन से बोल रही थी। अम्मा जान, ये जॉब मुझे अपने होने का एहसास देता है। पहले शायद ये नौकरी में छोड़ भी देती, लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब मुझे अपनी नन्ही परी के लिए कुछ करना है, ताकि जब वो 10 लोगों में मेरा नाम ले तो उसके अंदाज में तफाकुर हो, शर्मिंदगी नहीं। निशा का कुछ देर पहले वाला अच्छा मूड एक बार फिर संजीदा हो गया था, जिस पर अम्मा जान अफसुर्दा हुई। बेटा तुम वो सब भूल नहीं सकती। अम्मा जान के लहजे में एक आस, एक उम्मीद थी, जो हर बार अल्फाज अदा करते हुए होती थी। इस सच को भूलने का मतलब अपनी ज़ात को भूलना, और ख़ुद को भूल कर भी कोई ज़िंदा रहा है? और अगर कोई भूल भी जाए तो ये दुनिया वाले उसे बहुत अच्छे से याद दिला देते हैं। निशा उदासी से मुस्कुराई थी। बेटा दुनिया वालों का काम ही लोगों पर नज़र रखना है, लेकिन हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने आप की सुननी है, क्योंकि ऐसे करने वाला ही दुनिया में ज़िंदा रह सकता है। रियली अम्मा जान, फिर शहनाज मनोमट्टी तले क्यों दफन है? निशा को किस बात की सज़ा मिल रही है? आखिर शहनाज ने भी तो अपनी ही सुनी थी ना। निशा तल्ख हुई। निशा, जब शहनाज ने घर से भागकर हमारी वर्षों की इज्जत को रोन कर तुम्हारे बाप का हाथ थामा था ना, फिर 1 साल बाद हॉस्पिटल में मैंने उसे 3 दिन की बच्ची के साथ उजड़ी हालत में देखा। यकीन करो, जब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है तुम्हें देख के। बेटा मैंने शहनाज को उसी वक्त पूरी तरह माफ़ कर दिया था जब तुमने पहली बार मुझे अम्मा जान कहा था, क्योंकि मुझे मेरी शहनाज दोबारा मिल गई थी। लेकिन तुम्हारी ज़ात की खला ने एक बार फिर मुझसे मेरी शहनाज को छीन लिया। बेटी का सुख शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा। अम्मा जान अफसरदगी से बोलकर चुप हुई तो कुछ वक्त के लिए कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम नकीब और दानिश से मिली? उम्मीद तो खैर नहीं है मुझे तुमसे कुछ। अम्मा जान ने कुछ देर के खामोशी के बाद खुद ही बात बदल डाली। अम्मा जान वो
कहा ना वक्त नहीं मिल रहा तो। नकीब से निशा की दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन वो अम्मा जान के आगे फिर जाती थी। वाह, आफरीन है बेटा तुम पर। मतलब तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त नहीं है कि सलाम दुआ कर लो बच्चे से। बच्चा पूरे 8 साल बाद आया है। अम्मा जान तो अपने लाडले की शान में गुस्ताखी पर भड़क गई थी, जो निशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे पहले कि निशा को कोई जवाब देती, दफतन दरवाज़ा नॉक हुआ। अम्मा जान, आप जाग रही हैं तो मैं आ जाऊं? नकीब बोलने के साथ अंदर दाखिल भी हो गया था, जबकि उसकी आवाज़ सुनती ही अम्मा जान की गोद में सर रखकर लेटी निशा हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। जहन में जो पहला ख्याल आया था वो तो भागने का था, लेकिन भागती कैसे? दरवाजे से तो खुद नकीब बहरोज बेग आ रहे थे, जिससे उसने भागना था। एक बेबस नजर वॉशरूम के दरवाजे पर डालकर फिर कदमों की चाप की आवाज़ को करीब महसूस करके फौरी तौर पर ब्लैंकेट के अंदर मुँह करके बिल्कुल अम्मा जान के पीछे हो गई। नकीब, जिसकी नज़र अंदर दाखिल होते ही ग्रीन दुपट्टे में गोल्डन बालों से चेहरे को छुपाए ब्लैंकेट पे जाते सर पर जा चुकी थी, और वह समझ भी गया था कि वो सर किस सरदार का है। उसकी इस बचगाना हरकत पर ज़ेरे लब मुस्कुराया था, लेकिन हाय रे किस्मत, शक्ल मुबारक देखने से फिर भी महरूम रह गया था। मतलब मैं सही वक्त पर आया हूँ। आखिर वो मुबारक वक्त आ ही गया जब दीदारे मनकुहा होगा। शेरनी गार्ड से निकल आई है। नकीब ब्लैंकेट पर नज़र टिकाए कदम दर कदम बेड के करीब हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। नकीब बुलंद आवाज़ में सलाम करता अम्मा जान का गोद में रखे हाथ का बोसा लेकर वहीं उनकी दूसरी जानिब रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। एक नज़र दूसरी जानिब ब्लैंकेट में गड़ी गठरी बने वजूद पर डाली गई थी, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि अंदर मौजूद इंसान मोटा है या ब्लैंकेट का कमाल है। आ गया मनहूस इंसान, मेरे हिस्से की मोहब्बत पर डाका डालने। क्या होता अगर वहीं किसी गोरी मैम की जुल्फों का असीर हो जाता? निशा ने मुट्ठी में सख्ती से ब्लैंकेट जकड़ते हुए जल कर सोचा था। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गए बच्चे? बाहर गए थे ना खाना खाने? दानिश को अपने दोस्तों से मैं तारुफ करवाया, कहाँ है वो? अम्मा जान के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। 5 दिनों में ही अम्मा जान दानिश की फ़ैन हो गई थी, जिसकी बड़ी वजह थी दानिश की शराफत, उसकी झुकी नज़रें और नमाज की पाबंदी। जी मिलवा दिया, और ये आपके दानिश बेटे की ही मरहूने मिन्नत है, जो 9:30 बजे डिनर वलीमा की दावत की तरह ख़त्म करके आना पड़ा, वरना आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है डेट चेंज होने तक डिनर ख़त्म नहीं होता। नकीब ब्लैंकेट पर नज़र डालते हुए जान पूछकर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। बच्चे की तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अम्मा जान फिक्रमंद हुई थी। तबीयत को कुछ नहीं हुआ, और रेस्टोरेंट के आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए साहब बहादुर को जलाल आ गया कि भाई आपके फजूल डिनर प्लान की वजह से मेरी नमाज की अदायगी में ताखीर हो रही है। फिर क्या, जितना खाया भागम भाग में सब हजम करते हुए घर चला आया। दोनों भाई बहन के ताब का निशाना मैं ही बनता हूँ। नकीब पूरी बात तफसील में बताते हुए आखिरी लाइन दिल में ही बोला था। अभी से यहाँ के रास्तों का नहीं पता। बड़ा नेक बच्चा है, अम्मा जान मोहब्बत से बोली थी। जी, काश बहन भी थोड़ी नेक होती। नहीं, कम से कम अपने शौहर की खिदमत करके ही नेकी कमा लेती, लेकिन यहाँ तो हाइड एंड सीक चल रहा है। नकीब बड़बड़ाते हुए हौले से अम्मा जान की गोद में सर रख कर लेट गया, जहाँ कुछ देर पहले निशा का सर था। अम्मा जान, आपकी गोद में सर रख कर बड़ा सुकून मिल रहा है। कसम से बहुत मिस किया मैंने इस मेहरबान जगह को, और यकीनन इस जगह ने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। नकीब निशा के काफ़ी करीब था, इस पर उसकी हद से ज़्यादा ऊंची आवाज़ निशा ने कानों पर हाथ रखे। इस बंदे के लिए ज़रूरी है कि मेरे कान में घुसकर बात करे। निशा तो उसकी एक ऊंची आवाज़ पर उसका चढ़ाने वाले अंदाज पर कुड़ के रह गई। उसे नकीब की यही चढ़ाने वाली आदत सबसे ज़्यादा जहर लगती थी। वैसे अम्मा जान, क्या बेग हाउस में सलाम दुआ खैर खैरियत मुलाकात जैसी फॉर्मेलिटी का रिवाज ख़त्म हो गया है? नकीब ब्लैंकेट को सख्ती से जकड़े 4 मखरूती उंगलियों पर अपनी शरारती नजरें गाड़े गोया हुआ। ये बंदा कभी सुधर ही नहीं सकता, निशा ने दांत पीसते हुए सोचा। हाँ बेटा निशा, ये क्या तरीका है? नकीब के आते ही तुम अंदर घुस गई। सलाम दुआ कुछ नहीं? अभी तुम ही कह रही थी ना कि वक्त नहीं मिल रहा, मिलेगा। अम्मा जान ने फ़ौरन निशा को आड़े हाथों लिया। गुड कैच अम्मा जान। नकीब खिल उठा था। अम्मा जान, मैं मुंतज़िर हूँ। नकीब ने मुस्कुराहट ज़बरदस्ती रोकते हुए बोला, जिस पर अम्मा जान ने उसे आंखों से ही सरजनिश की थी। निशा! अम्मा जान की आवाज़ पर निशा ने सख्ती से लब दांतों तले दबाए। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अम्मा जान, सलाम करना सिर्फ छोटों पर ही तो फ़र्ज़ नहीं है, जिसे पहले ख्याल है उसे नेक फरीज़ा अंजाम दे देना चाहिए। निशा ने अंदर से ही हिसाब बराबर किया, जिस पर नकीब के पूरे 32 दांत एक साथ बाहर आए थे। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें। कसम से अम्मा जान,
सालों बाद जलीकट्टी सुनकर बड़ा लुत्फ आया। नकीब सिर शाड़ी से बोला। इतने मुश्किल इंतजार के बाद उसकी आवाज़ सुनकर दिल अजीब ही लय पर धड़क रहा था। अच्छा, हो गई तुम दोनों की जवाबी कार्रवाई, तो अब तुम बाहर जाओ और मेरे अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करो। शाबाश। नकीब अब कोई शैतानी नहीं। अम्मा जान ने नकीब की आंखों में शरारत देखकर उसे सरजनिश करना जरूरी समझा। हाल अहवाल क्या मालूम करना है अम्मा जान? उनकी आवाज़ की खनक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खैरियत ज़रूरत से ज़्यादा ठीक है। और रही बात बाहर आने की, तो मेरी आंखों में लाइट चुभ रही है, मतलब मुझे नींद आ रही है। निशा ने फौरन बात बदलकर अपनी जुबान दांतों तले दबाई, जो उसे उसके दुश्मन के सामने शर्मिंदा कर रहा था। अम्मा जान, आपकी प्यारी तो तंज का खीर भी हीरे जड़े सोने की कटोरी में सर्व करती हैं। मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाए कि उसे तंज समझे या तारीफ। नकीब ने उसके तंज का भरपूर मजा लिया था। इतने दांत तो लोग तारीफ करने पर नहीं निकालते जितने कि ये तीर तंज पर नुमाइश कर रहे हैं। काश मैं इन बेवक्त निकल रहे दांतों का कोई इलाज कर पाती तो मेरे दिल को राहत मिलती। निशा का जला दिल से कहके लगाने पर कुछ और जल के खाक हुआ था। अल्लाह मेरे बच्चों की सेहत दे। और अभी तो तुम बाहर थी, फिर कमरे में तो 0 पॉइंट का बल्ब जल रहा है। अम्मा जान हैरानी से पूछ गई, जिस पर नकीब का एक बार फिर कहका निकल गया। अम्मा जान, वो बेग हाउस के चश्मे चिराग सुपर हैंडसम, सुपर डैशिंग आपके खूबरू पोते नकीब बहरोज बेग की खूबसूरती की जगमगाहट की ताब न लाने की बात कर रही है। नकीब शायद आज ही 8 साल का हिसाब चुकाने बैठा था। अम्मा जान, मुझे लगता है आपके पोते ने लंदन में बिजनेस की डिग्री के साथ कुछ फहमी में भी 2-3 डिप्लोमास की डिग्री ली है। निशा भी आकर निशा थी। मैंने कितनी डिग्रियां ली हैं ये तो आप रूबरू आए तभी बता सकता हूँ ना। छुप कर तीर छोड़ना कहाँ की बहादुरी है। नकीब ने भी नैले पर डैला दिया था। बस करो तुम दोनों की गुफ्तगू से ज़रा नहीं लग रहा कि 8 साल बाद मिलो। वही बचपन की तू मैं। अम्मा जान, जो कब से कभी नकीब कभी निशा को देख रही थी, एक ही बार में दोनों को चिढ़का। अरे आज मेरे लिए इतने खुशी का दिन है। इतने सालों बाद मेरी दोनों जिगर के टुकड़े मेरे पास हैं, बिल्कुल वैसे ही लेटे हैं जैसे 8 साल पहले लेटा करते थे। ऐसे मौके पर कोई अच्छी बात हो, लेकिन नहीं, लगे हो दोनों मुंहमारी करने। अम्मा जान तो बिगड़ ही गई थी। सॉरी अम्मा जान, लेकिन 8 साल पहले हम इसी तरह लेटकर यही काम सर अंजाम देते थे, अगर आपको याद हो। नकीब एक आंख दबाकर बोला, जिस पर अम्मा जान ने उसके सर में चल रहे हाथ से वहीं एक चपत रसीद की। निशा बाजी, शिफा बेबी रो रही है, आपको दानिया आप ही बुला रही हैं। तभी मुलाजमा ने दरवाजे से मुंह निकालकर इतला दी, जिस पर अचानक ही ब्लैंकेट में हलचल हुई थी। नकीब फौरन मोड़कर पूरी तरह मुतवज्जे हुआ, मतलब वो वक्त आ गया था। उधर शिफा के रोने का सुनकर निशा के तो जान पर बन आई, लेकिन वो नकीब को चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि परसों किचन में बड़ी उमानी के आगे उसे कद्दू कहता वो सुन चुकी थी। लेकिन जाना ज़रूरी था, इसलिए अंदर से दुपट्टे में खुद को अच्छे से कवर करती दूसरी तरफ रुख करके ब्लैंकेट से बाहर आई। ये भी किस्मत थी कि नमाज की ओढ़नी ओढ़ी थी। दुपट्टे से मुंह ढांककर तकरीबन भागने के अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी। अम्मा जान, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। यकीनन मुझसे। आखिर मैं 8 साल बाद लौटा हूँ। नकीब, जो उसके उठकर बैठते ही बेताबी से उसके दीदार के लिए बिना पलके झपकाए उसके हरे दुपट्टे से ढका पश देख रहा था, उसे इस तरह मुंह कवर करके दरवाजे की तरफ जाता देख उस उम्मीद के साथ उसकी एक कमजोरी पर वार किया कि पहले की तरह भिपरी हुई शेरनी की तरह पलटकर जवाब दे और नकीब की प्यासी आंखों को उसके इश्तियाक को इंतजार को उसकी मंजिल मिले। लेकिन ला हासिल, वो उजलत में दरवाज़ा बूर कर चुकी थी। नकीब ये नहीं जानता था कि अब निशा की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों शिफा है। ये क्या था अम्मा जान? शेरनी बिना झपटे चली गई। नकीब ने हैरानी से मुंह खोलकर अम्मा जान को देखा, क्योंकि इस एक बात पर दोनों में बचपन से हजारों दफ़ा बहस हो चुकी थी। जिस तरह शेरनी अपने बच्चों के आगे किसी को नहीं देखती, इसी तरह निशा को शिफा के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। अम्मा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। कैसी लगी तुम्हें निशा? लगती तब ना जब देखता। ये तो मुझसे ऐसा पर्दा कर रही है जैसे दुनिया के सारे गैर महरमों का मैं मिक्सचर हूँ। नकीब मुंह बनाकर बोला, जिस पर अम्मा जान ने मुस्कुराकर उसके फूले गालों पर हाथ फेरा। वैसे अम्मा जान, अब कद्दू को कद्दू कहना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा अब लेडी फिंगर कहूँगा। नकीब उसके नाजुक सरापे को जहन के पर्दे पर लाता आंखें बंद कर गया, लेकिन उसकी शरारत पर अम्मा जान से सख्त गोरी से नवाज गई।
बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। आज इतने सालों बाद मुझे निशा में अपनी 16 साला निशा की झलक नज़र आई है और मुझे यकीन है बहुत जल्द मुझे पहले वाली निशा भी वापस मिल जाएगी, जो वक्त की भीड़ और माजी के अवराक में मुझसे कहीं खो गई थी। अम्मा जान की आंखों में बैकपक अफसरदगी और उम्मीद थी। इंशाल्लाह, नकीब मुस्कुराकर बोला। फिर दोनों पुरानी बातें करते ऐसे खोए कि वक्त का पता ही नहीं चला और नकीब वहीं सो गया। शाम का वक्त था, मौसम काफ़ी सुहाना था, इसलिए दानीन, दरख्शां, दारम और दानिश सब गार्डन में बैठे थे। दारम और दरख्शां कुर्सी पर बैठे थे, जबकि दानीन और दानिश नन्ही परी शिफा के साथ नीचे घास पर बिछे शिफा के बार्बी डॉल के प्रिंट वाले मैट्रेस पर बैठे थे, जो 2 दिन पहले ही दानिश बहुत से खिलौनों के साथ लाया था। मैट्रेस के बीच में शिफा बैठी थी, उसकी एक जानिब दानिश जबकि दूसरी जानिब दानीन बैठे थे और उनके चारों तरफ खिलौने बिखरे हुए थे। और जो पिछले 10 दिन से होता आ रहा था, आज भी वही हो रहा था, मतलब दानिश और दानीन के बीच की जंग। और आज का मुद्दा था शिफा का रुख किसकी जानिब होगा। लिटिल डॉल, ये लो, ये कितना अच्छा है, लिटिल डॉल को अच्छा लगेगा। दानिश एक छोटा सा टेडी बियर शिफा के आगे नचाते हुए बोला, जिसे शिफा बड़ी तवज्जो से देख रही थी। ओ अंग्रेजी बाबू, कुछ तो बच्ची पर रहम करो, वो भी अपनी मादरी जुबान सादा सी उर्दू नहीं समझ सकती, तुम्हारी अंग्रेजी नुमा उर्दू क्या खाक पल्ले पड़ेगी उनके। निशा परी, ये ले नन्ही परी। दानीन शिफा का रुख अपनी तरफ करके तीतर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, आपके लिए क्या ज़रूरी है मेरे हर काम में इंटरफेयर करना। दानिश शिफा को नरमी से अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, कोई ज़रूरी नहीं है, बट शिफा भी छोटी है, उसके मुंह में तुम्हारे लाए भालू के बाल चले जाएंगे। और वैसे भी आप ही नहीं जानते कि सब तुम शिफा के लिए लाए हो, वरना वो बहुत खफा होती। आप ही शिफा को ऐसे किसी को कुछ भी देने की इजाज़त नहीं है। दानीन शिफा के हाथ से टेडी बियर नीचे रखकर वापस से तीतर पकड़ाती बोली, मिस दानीन, मैं किसी नहीं हूँ, मैं शिफा का मामू हूँ। आई हैव राइट टू बाय टॉयज फॉर माई नाइस। दानिश शिफा को गोद में उठाकर प्यार करते हुए पहली बार सख्त लहजे में गोया हुआ, क्योंकि लफ्ज़ किसी से बहुत तकलीफ दे गया था। वो मासूम तो रिश्तों का तरसा हुआ था। वो बेचारा तो आज तक इस दुनिया में मौजूद अपने इकलौते खूनी रिश्ते अपनी बड़ी बहन को नहीं देख पाया था, और जब से उसे शिफा का मालूम हुआ था, तब से पूरा दिन उसके साथ ही लगा रहता था। उसके साथ खेलकर उसे बहुत सुकून मिलता था। शिफा भी अपनी बहन की खुशबू महसूस करता था, और आज दानी ने उसे किसी के कह के उसके दिल में जैसे कोई जहरीला तीर पैवस्त किया था। लिटिल डॉल, मैं आपका धानी मामू हूँ ना। दानिश शिफा को लेकर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें जलने लगी थी। ना जाने क्यों उसे दानिश के लफ्ज़ ने बहुत हर्ट किया था। ओ मिस्टर अंग्रेजी बाबू, एमी का गुस्सा दिखाकर एक बार फिर नन्ही परी को तुमने ही ले लिया। आखिर तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरता? सुबह से शाम तक तो ये तुम्हारे पास ही होती है। ये मत समझना मैं अनजान हूँ, मैं यूनी होकर भी घर की पूरी खबर रखती हूँ। दानिश कमर पर हाथ रखकर एक बार फिर उसके मुकाबले आई, जो शिफा से न जाने क्या राज़ कर रहा था। आई नो, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। दानिश कंधे अचकाकर कहता शिफा की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम अंग्रेजी बाबू खुद को समझते क्या हो? दानिश गुस्से से सुर्ख होते उसके मुकाबले आई थी, जबकि दारम और दरख्शां ने अपना सर हाथों में गिरा लिया था। मैं मोहम्मद दानिश हूँ और खुद को धानी समझता हूँ, लेकिन आप जो हैं आप खुद को वो नहीं समझती हैं, है ना लिटिल डॉल? मामू ने सही कहा ना? दानिश शिफा के पेट पर अपनी थोड़ी रगड़ते हुए बोला, जिस पर शिफा खिलखिला उठी। शिफा की किलकारियों में दानिश का कहका भी शामिल था, मतलब दोनों बातों को बहुत एंजॉय किया था। और मैं खुद को क्या समझती हूँ? दानिश ने जब्त से अब्रू अचकाए। ये बंदा उसके जब्त का बहुत अच्छे से इम्तिहान लेता था। सुपर स्पाइसी रेड चिली, दानिश शरारती अंदाज में बोला। इससे पहले दानिश कोई जवाबी कार्रवाई करती किसी ने सूरत से दानिश की गोद से शिफा को लिया था। मामा का बच्चा, मामा का बेटा, मामा की नन्ही परी। निशा शिफा को चटाचट शिफा के चेहरे के एक नक्श मोहब्बत से छूते बोल रही थी, जबकि दानिश अपने सामने ब्लैक जीन्स और ब्लू कुर्ती पहने, कंधे पर बैग लटकाए, प्यारों पर प्यारी सी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजाकर शिफा से बातें कर रही निशा को देख रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि ये उसकी आप ही है। नन्ही परी ने मामा को मिस किया? निशा शिफा को लेकर वहीं चेयर पर बैठते हुए उसके छोटे से पेशानी का बोसा लेते हुए पूछ गई। शिफा जो 8 माह की होने वाली थी, उसे माँ की पहचान थी। निशा के प्यार करने पर खिलखिला उठी। अरे मिस किया मेरे बच्चे ने? मामा ने भी बहुत मिस किया।
निशा खुशी से एक बार फिर उसकी पेशानी चूमकर खिलखिला उठी थी। निशा को शिफा के साथ देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही निशा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। दानिश ने बहुत हिम्मत जमा करके अपनी आंखों में उतर रही नमी को अंदर धकेलते हुए चंद अल्फाज अदा किए थे। आखिर इतने इंतजार के बाद उसकी अपनी आपी से मुलाकात हो रही थी। निशा ने बिना उस पर नजर डाले सिर्फ सर हिलाया था। अब उसकी सारी तवज्जो का मरकज सिर्फ उसकी नन्ही पर ही थी। दानिश उसके सर हिलाने पर सरचार हो गया था। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि आगे होकर अपनी आपी के गले लगे और महसूस करे कि अपनों के गले लगने पर कैसा लगता है। दरी देखो, तुम्हारे ठरकी भाई कैसे आपी को टुकर टुकर देख कम घूर ज्यादा रहा है, और तुम हो के जब देखो इसकी शराफत की शहादत देने बैठ जाती हो। दानी भाई की मुरीद कहीं की। देखो, अब आंखें खोलकर देखो, बल्कि आपी का चश्मा लगाकर देखो। दानिश कुर्सी के पीछे से दरक्षा के कान में घुसकर बोली, साथ साथ हाथ की मदद से दानिश की तरफ इशारा भी किया, जो शिफा को प्यार करती निशा को यकटक बिना पलक झपकाए देख रहा था। आंखों में एक अलग ही चमक थी जो दानिश जैसी जलील लड़की की समझ से बाहर की थी। दानी, तुम्हें पता है तुम एक इलाज मर्ज में मुब्तला हो जिसका कोई इलाज नहीं। तुम्हारी आंखों में पिछले 10 दिनों से कोई आला फिट किया हुआ है, जिससे तुम्हें दानिश भाई के हर अमल में कीड़े ही नजर आ रहे हैं। दरक्षा पीछे की तरफ मुंह मोड़कर संजीदगी से बोली, हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, क्योंकि जिसकी निगाहों के पर्दे पर तुम किताब लिखने का इरादा रखती थी वो सामने ही ठरकी बना हुआ है। दानिश की बात पर दरक्षा ने सिर्फ तासुब से सर हिलाया। मैं अभी से अंग्रेजी ठगी का दिमाग ठिकाने लगा कर आती हूँ। मुझे और मेरी बातों को इग्नोर करता है। घर में सबका लाडला शराफत की मूरत बना फिरता है, और यहाँ हमारी आप ही को घूम रहा है। दानी ने अपने आस्तीन चढ़ाती आगे बढ़ने लगी थी जब दरक्षा ने उसका बाजू थामा। दानी, पागलपन की भी हद होती है। अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो दानिश भाई ने आप ही को आप ही कहा था। और दूसरी बात, इतनी बड़ी तो हो चुकी हो, तुम नज़रों के फ़र्क को कब पहचानना सीखोगी? गौर से देखो दानिश भाई की भी तरफ, और बताओ क्या उनकी नज़रों में कोई खोट है? नहीं, उनकी नज़रों में आप ही के लिए एक अलग एहतराम है। दरक्षा ने उसका रुख दानिश की तरफ किया। दिल ही दिल में दानिश ने भी इस बात पर ईमान ले आई थी कि दानिश की नज़रों में सिवाय एहतराम के कुछ नहीं था। दानिश, जो चीज़ हमें प्लेट में परोस कर मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर कीमत नहीं मालूम होती, लेकिन जो मेहनत तो मुशक्क़त जी जान से जिद्दोजहद करके हासिल होती है ना, उनसे उसकी कदर पूछो। यही हाल हम मुसलमानों को होता है। हमें ये दीन अपने आबा और अजदाद से विरासत में मिला है। हम जुम्मे के मुसलमान हैं, लेकिन दानिश भाई ने इस दीन को कबूल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं। भाई बता रहे थे 3 दिन उनकी मासी ने उन्हें भूखा रखा था कि वो दीन से हट जाएं, लेकिन वो डटे रहे। तो सोचो, ऐसा इंसान का कुछ भी इस दीन के खिलाफ कुछ कर सकता है? मैंने दादी जान से किताबों से मर्दों की निगाहों का पर्दा सुना था, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी में दानिश भाई में देखा है, इसलिए उनकी शराफत की शहादत देती हूँ। और कहीं ना कहीं तुम भी इस बात को मानती हो, बस तुम्हें दानिश भाई से एक अजीब सी खार है। दरक्षा, जो इतने दिनों से उसे समझाने का सोच रही थी, आज समझाकर वहाँ से निकल गई। दानी ने एक नज़र दानिश पर डाली, फिर वो पेशीमा सी वहाँ से वॉकआउट कर गई। ये सब कौन लेकर आया है दारम? निशा की नज़र जब बैटर्स और इस पर बिखरे नए खिलौनों पर पड़ी तो उसने सख्ती से दारम से इस्तफसार किया, क्योंकि उसका पहला शक ही नकीब पर गया था और उसने बहुत पहले सोच लिया था कि वो शिफा को उससे दूर रखेगी। मैं लेकर आया था आप ही। एक्चुअली मुझे शिफा का पहले मजलूम नहीं था, तो मैं वहाँ से कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, इसलिए मैं यहाँ से। दानिश दारम से पहले एक सांस में बोल उठा। दिल में कहीं डर भी था कि वो कबूल नहीं करेगी। आप कौन? निशा ने सरसरी सी नज़र उस अंग्रेज़ पर डाली थी। मैं दानिश हूँ मैं। प्लीज़ ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लें प्लीज़ आप ही। दानिश मिन्नत भरे अंदाज में बोला, मुबादा वो मना ही ना करते। शिफा के बहुत से टॉयस हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। निशा ने संजीदगी से कहते हुए टेबल से अपना लैपटॉप, बैग और गाड़ी के कीज़ उठाए थे। उसके जवाब पर जैसे दानिश का दिल डूबने लगा। आई नो, बट प्लीज़ आप ही प्लीज़। दानिश 2 कदम आगे हुआ, जिस पर निशा ने मुड़े बगैर सिर्फ सर हिलाया था। न जाने क्या था इस लड़के के लफ्ज़ों में जो निशा चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी। दारम, मेरी हेल्प करो, ये आप ही के रूम में पहुंचाना है। मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज भी अदा करनी है, जल्दी। दानिश मुस्कुराते हुए बार बार अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोल रहा था, साथ साथ दोनों हाथों से बिखरे खिलौनों को बास्केट में डाल रहा था। उसके हर अंदाज से खुशी झलक रही थी। भाई, आप रो रहे हैं, बट वाई? दारम हैरानी से उसके सुर्ख चेहरा, नाक और आंख देख रहा था।
उस पर उसकी मुस्कुराहट। उसके सवाल पर दानिश की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई थी। मैं रो नहीं रहा, दानिश उसे अपने अंदर भींचते हुए बोला। फिर? आई वॉज जस्ट 5 years old when my mom died. और तब से मैं किसी अपने की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। आज वो प्यास बुझ गई। दानिश बास्केट उठाते हुए मुस्कुरा कर बोला। वो कैसे? दारम कुछ और हैरान हुआ था। तुम नहीं समझोगे, लेट्स गो। दानिश उसके हैरान चेहरे पर एक नज़र डालता खुद अंदर की तरफ बढ़ गया था।